आज हम मगध साम्राज्य के संबंध में चंद्रगुप्त मौर्य पर बात करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य से पूर्व मगध में नंद शासक धननंद जो है उनका शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अगर हम भारत की स्थिति की चर्चा करें चंद्रगुप्त मौर्य से पूर्व, तो भारत की स्थिति जो है वो भी काफ़ी शोचनीय थी, क्योंकि यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर ने भारत के सीमांत प्रदेश जो थे पश्चिमोत्तर, उन पे आक्रमण करके वहाँ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। हालांकि मगध एक विशाल साम्राज्य था, लेकिन मगध की जनता जो है उसमें वहाँ के जो शासक थे नंद शासक, उनके खिलाफ रोष था। तो ऐसी स्थितियों में चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो न केवल मौर्य वंश की स्थापना करते हैं, अपितु भारत को एक राजनीतिक एकता भी देते हैं। सिकंदर भारत आते हैं, साम्राज्य स्थापित करते हैं, लेकिन 323 ईस्वी पूर्व में उनकी मृत्यु हो जाती है। और जो अराजकतापूर्ण और विघटनकारी परिस्थितियां थी उनका चंद्रगुप्त मौर्य लाभ उठाते हैं, क्योंकि इस समय में यूनानी शासन के विरुद्ध चारों ओर विद्रोह था। भारतीय शासक जो थे वो यूनानी जो परतंत्रता थी, यूनानी शासकों से मुक्ति चाहते थे, और इस विद्रोह और क्रांति का नेतृत्व जो होते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की गई, मौर्य वंश की जो स्थापना की गई, इसका ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि सिकंदर से पूर्व हमारी जो ऐतिहासिक घटनाएं थी उनके बारे में निश्चित तिथि क्रम जो है वो उपलब्ध नहीं था। किंतु मौर्य वंश की स्थापना के समय से भारत का इतिहास जो है वो पौराणिक कथाओं के स्थान पर ऐतिहासिक तिथि क्रम के रूप में उपलब्ध होता है। इसका कारण ये है क्योंकि यूनानी ग्रंथ जो है उन्होंने सिकंदर के भारत आक्रमण की तिथि को लिखा, और भारत आक्रमण की तिथि से हमें चंद्रगुप्त मौर्य की तिथि पता पड़ गई, और इसके बाद से फिर हमें ऐतिहासिक घटनाक्रम जो थे उनकी तिथियां जो हैं वो स्पष्ट रूप से उपलब्ध हो गई। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य साम्राज्य की स्थापना से एक ऐतिहासिक महत्व कह लीजिए, ऐतिहासिक तथ्य कह लीजिए, जो कि हमें मिलता है। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य ने या मौर्य साम्राज्य ने, मौर्य वंश ने न केवल भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की, अपितु पहली बार विदेशी शासकों के साथ भी कूटनीतिक और राजनीतिक संबंध जो हैं वो हमारे स्थापित हुए। इसके अलावा राजनीतिक एकीकरण जो किया गया सही अर्थों में, इसका सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि पहली बार यह एकीकरण राष्ट्रीय इतिहास बन सका, और इस एकीकरण के फलस्वरूप भारतीय साम्राज्य जो है वो हिंदुकुश पर्वत के रूप में, उत्तर में हिंदुकुश पर्वत से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक फैला हुआ था, और पूर्ण रूप से भारतीय राजनीतिक एकता जो है वो इस वंश के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित की गई थी। अब चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, इनकी जाति क्या थी, मौर्य वंश क्या था, इसकी अगर हम चर्चा करें तो इसके बारे में विद्वानों में मतभेद हैं। यहाँ तक कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनको भी विभिन्न विभिन्न नामों से पुकारा गया है।
स्ट्रेबो, एरियन, जस्टिन इन्हें सेंड्रोकॉटस के नाम से पुकारते हैं। एपियन, प्लूटार्क इनको एंड्रोकॉटस कहते हैं। फिलार्कस जो है वो भी सेंड्रोकॉप्टस कहते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य को अनेक नामों से पुकारा गया और मौर्य जो हैं उनके बारे में भी अनेक मत जो हैं वो प्रचलित हैं। एक मत है कि मौर्य निम्न जाति के थे, दूसरा है वे क्षत्रिय थे। मौर्य निम्न जाति के थे। देखिए, पुराण जो थे उनमें मौर्यों को कहीं भी शूद्र नहीं कहा है और ना ही मौर्यों और नंद वंश जो था उनके बीच किसी प्रकार का कोई संबंध बताया है। हालांकि पुराण नंदों को शूद्र कहते थे, लेकिन 18वीं शताब्दी में विष्णु पुराण पर टीका लिखी श्रीधर स्वामी ने, उन्होंने ये लिखा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो नंद वंश की जो पत्नी थी, नंद वंश के शासक की जो पत्नी थी मुरा, उनके पुत्र थे और मुरा से उत्पन्न होने के कारण ही ये मौर्य कहलाए। और इस मत से, इस तथ्य से ये निकल के आया कि क्या मौर्य शूद्र थे। लेकिन प्रोफेसर चटर्जी जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये व्याकरण दोष संबंधी दोष है। मुरा से मौर्य कभी नहीं बनता, मौर्य बनता है। तो ये मौर्य, ये कह देना कि इस मुरा से मौर्य बना और चंद्रगुप्त मौर्य जो है नंदवंश से संबंधित थे इसलिए शूद्र थे, सही नहीं है। इसके अलावा विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस जो है उसमें भी एक नाटक के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को नंदवंश के शासक का पुत्र बताया गया है और इसीलिए उनके लिए वृषल शब्द काम में लिया गया है। वृषल शब्द उस समय में शूद्र जाति के लिए काम में लिया जाता था और इसके आधार पर उन्हें शूद्र बताया गया है। मुद्रा राक्षस पर जो टीका लिखी ढूंढीराज ने, उन्होंने भी एक नई कहानी चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में बताई और उन्होंने भी अपनी कहानी के द्वारा इन्हें शूद्र स्थापित करने का प्रयास किया। इसी तरह से सोमदेव ने कथा सरित सागर में नंद और योगनंद में भेद करके चंद्रगुप्त को नंद का पुत्र बतलाने का प्रयास किया। क्षेमेंद्रकृत व्रत कथा मंजरी भी इससे मिलता जुलता विवरण देती है। और जो विद्वान इस मत के समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो निम्न जाति से संबंधित थे और मौर्य जो है वो निम्न जाति से निकलकर आया। दूसरा जो मत है वो है क्या ये क्षत्रिय थे। तो इस मत के समर्थक जो हैं वो बौद्ध ग्रंथ जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य को राजवंशी क्षत्रिय बताते हैं। महावंश के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय वंश में पैदा हुए। महावंश की एक टीका है, उसमें कहा गया है कि मौर्य शाक्यों की ही एक शाखा थी जो कौशल नरेश विरुदुक के संघार से बचने के लिए पिपलीवन चली गई। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार भी मौर्य क्षत्रिय थे। दिव्यावदान के अनुसार भी बिंदुसार और अशोक अपने आप को क्षत्रिय मानते थे। तो करीब करीब समस्त बौद्ध ग्रंथ जो हैं वो मौर्य वंश को क्षत्रिय मानते हैं। इसी तरह से जैन ग्रंथ जो हैं वो भी चंद्रगुप्त मौर्य को और मौर्य वंश जो हैं उनको क्षत्रिय बताते हैं। परिशिष्ट पर्वन में कहा गया है कि मयूर पोषकों के सरदार के पुत्र थे चंद्रगुप्त मौर्य। और हरिभद्रयो की जो टीका है उसने भी इस बात की पुष्टि की है। पुष्याश्रव कथा कोश भी इस बात की पुष्टि करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे।
तो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ जो हैं वो एक स्वर में एक मत से चंद्रगुप्त मौर्य को, मौर्य वंश को क्षत्रिय मानते हैं। यूनानी लेखकों ने भी अपने इस संबंध में मत रखे हैं। जैसे जस्टिन जो हैं उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न स्तरीय माना है। जस्टिन का कथन है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जाति से उसके निम्न स्तरीय का कोई संबंध नहीं था। हो सकता है वो सीधा साधा रहा हो, उनका जन्म जो है वो सामान्य परिवार में हुआ हो और सामान्य परिवार में होने के कारण उनकी जाति को निम्न कह देना सही नहीं है। वो तो केवल एक सामाजिक स्थिति का संकेत है। कौटिल्य ने भी मौर्य शासन पर काफी लिखा है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो भी चंद्रगुप्त मौर्य को उच्च जाति का मानता है, क्योंकि कौटिल्य ने स्पष्ट रूप से लिखा था कि शूद्रवंशी नंदों का विनाश जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया जाएगा। और उन्होंने खुले रूप से उच्च और निम्न कुल में भेद करते हुए राजा किस कुल का व्यक्ति बन सकता है इसकी पुष्टि की है। इसका एक तरह से एक स्वर में अपनी बात को प्रस्तुत किया है। तो और ये भी एक सर्वविदित सत्य है कि चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाने में कौटिल्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगर चंद्रगुप्त मौर्य निम्न जाति के होते तो कौटिल्य जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य को शासक नहीं बनाते। इसलिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, मौर्य वंश जो हैं, उनको उच्च कुल का मानता है।